बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक ख़बर दे दूँ कि PMLN के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन पे आना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में आप और चीज़ें भी देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ये एतराफ़ कर चुके हैं एक TV चैनल पे कि ये हुकूमत शायद अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और दीगर बहुत सारी मुश्किलात हैं। दूसरा, ये पब्लिक की बनाई हुई हुकूमत भी नहीं है। लोग इस हुकूमत से नाराज़ रहेंगे। जब भी ये कोई फ़ैसला करेगी लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमेशा के लिए हालात एक जैसे रहें। ऐसा नहीं है, हुकूमत को ये बोझ खुद उठाना पड़ेगा। जो सहूलतकारी इस हुकूमत को मैसर आई है वो हमेशा इनके साथ नहीं रहेगी, और इस हुकूमत का बोझ और इसकी बदनामी ज़्यादा देर तक कोई भी इदारा नहीं लेना चाहेगा। तो एक वक्त आएगा कि इनको बोझ खुद उठाना पड़ेगा। तो बोझ है बहुत ज़्यादा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अवामी रद्द-ए-अमल का इतना बड़ा बोझ कभी भी नहीं उठा सकती जो इस हुकूमत पर पड़ने वाला है। इसको तो रखें आप क्लियर। हनीफ अब्बासी को पहले एक तो वो सीट नहीं जीत रहे थे, उनको जिस तरह सीट जितवाई गई रावलपिंडी के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हनीफ अब्बासी किसी सूरत भी इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर जिस तरह रावलपिंडी के अंदर इलेक्शन को इधर से उधर किया गया, अब हनीफ अब्बासी साहब को एक और बड़ी सीट चाहिए और वो चाहते हैं कि उन्हें किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर बिठाया जाए। तो उसके लिए वो अब खुशनुदी की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने ख्वाजा आसिफ पे और जावेद लतीफ़ पे दोनों पर चढ़ाई कर दी है। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था, हमारे एक दोस्त हैं भट्ट साहब, और उन्होंने इनसे बातचीत की। तो वो पहले भी खबरें ऐसी निकालते हैं, तो भट्ट साहब का शुक्रिया कि वो ये चीज़ें भी सामने लेकर आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा कि पहले कहा कि बाजुआ ने व्हाट्सएप पर जितवा दिया, अब उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यानी हनीफ अब्बासी साहब ये बता रहे हैं कि अगर उनके साथ एक नेकी की जाएगी तो हनीफ अब्बासी साहब कभी नहीं बताते, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एहसान फरामोशी करते हैं। फिर जावेद लतीफ़ के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं पहले उनकी हमायत करता था तो मियाँ साहिबान वगैरह कहते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो अब देखें वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और मियाँ साहब के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। वो इलेक्शन हार गए हैं तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, ये वो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जावेद लतीफ़ की हार और नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। जावेद लतीफ़ भी वैसे इलेक्शन हारे हैं और नवाज शरीफ भी इलेक्शन हारे हैं। नवाज शरीफ तो अपने दोनों इलेक्शन हारे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब मियाँ साहब नाराज़ हो गए और मियाँ साहब ने बाद में ये मान लिया कि अच्छा चलो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, मेरी इज़्ज़त से बचा लो, तो फिर मियाँ साहब को लाहौर की सीट जो है वो मिल गई थी। बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहेगी। मुराद सईद के लिए एक बड़ी खबर है, एक बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप के, अगर मैं कहूँ कि टॉप 10 के अंदर कोई, बल्कि टॉप 5 के अंदर अगर मैं कहूँ इमरान खान के करीबी साथी कुछ लोग हैं, तो उनमें एक मुराद सईद भी इमरान खान के साथी हैं। मुराद सईद 9 मई के बाद से लेकर अब तक जो है वो रूपोश हैं और ये बिल्कुल सामने नहीं आए। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे ये काफ़ी एक्टिव रहे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन फिर जब से छापे पड़ना शुरू हुए और बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई तो मुराद सईद साहब रूपोश हो गए। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। स्वात में एक बहुत बड़ा एहतजाज उन्होंने हाल ही में करवाया है और उनको मंजर आम पे लाने के लिए भी कुछ जद्दोजहद की जा रही है। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे सेनेटर बनाने के लिए, तो सेनेटर बनना मुराद सईद के लिए बहुत ज़रूरी था ताकि वो आए और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें। ये उन लोगों में से है जो फ्रंट फुट पे आके वो चीज़ें कर सकते हैं जो इमरान खान साहब कहें। मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर दायर की गई अपील पर समाअत हुई। अपील पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी, और इससे पहले जो है वो फैसल जावेद के कागजात को भी मंजूर कर लिया गया था। तो ये एक बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सनम जावेद जो लाहौर में है उनको भी इजाज़त मिल गई है, गो कि उनकी सीट सेनेट की जीतना उतना आसान नहीं है लाहौर में, क्योंकि ऐसा बंदोबस्त वहाँ पे किया गया है PMLN और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इनकी जीती हुई सीटें भी इनसे छीन ली गई हैं। तो वहाँ पे वैसे तो सनम जावेद को फ़ौरन सेनेटर बन जाना चाहिए था, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें मुश्किल लगता है कि वो नहीं बन पाएंगी। लेकिन सनम जावेद अगर किसी भी असम्बली में पहुँच जाती हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आउटस्पोकन है, बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ बात करती हैं और एक पावरफुल वॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बहुत तेज़ी से उन्होंने अपना नाम बनाया है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोग आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये ढेर लगा हुआ है लोगों का। ये वो सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हाल ही में कैदें काट कर आए।
یہ سارے لوگ گرفتار کیے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکن ہیں، اور ان میں سے کوئی 10 ماہ کاٹ کے آیا ہے، کوئی 9 ماہ کاٹ کے آیا ہے، کوئی 8 ماہ قید کاٹ کے آیا ہے، یہ سارے 6 ماہ سے زیادہ کی قید کاٹ کر آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ایک افطاری پہ اکٹھے ہوئے، اور وہاں ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا۔ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو جب بڑے پیمانے پر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سیاسی جماعت کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حالات اتنے ٹائٹ ہمیشہ رکھے نہیں جا سکتے۔ جب بھی کبھی حالات نارملائز ہوتے ہیں تو یہ کارکن اس پارٹی کا ایک بہت تگڑا اثاثہ بن جاتے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد سے لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گرفتار کیے گئے ہیں نا، اتنی تعداد میں تو پی ایم ایل این کے پاس کارکن ہی نہیں ہے لاہور میں۔ میں نارمل کارکنوں کی بات نہیں کر رہا، تگڑے کارکن جو ہر جگہ پہنچے، پہنچ کے ہر جگہ حاضری لگوائیں، ہر جگہ پہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، تو اتنے کارکن تو نون لیگ کے پاس لاہور میں کبھی تھے ہی نہیں جتنے پی ٹی آئی کے لاہور سے صرف گرفتار ہوئے ہیں۔ اور گرفتار ہونے والوں میں زیادہ بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو اگلے 20-25 سال 30 سال 40 سال چپکے رہیں گے اس نظام کو۔ تو تحریک انصاف کو لاہور میں ایک بہت طاقتور جماعت میں کنورٹ کر دیا گیا ان گرفتاریوں کے نتیجے میں، اور اس کے بدلے میں پھر آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ ایک ایوارڈ بھی ملا ہے، ان کو ایک ایوارڈ ملا ہے، تمغہ ملا ان کو۔ تو اچھی بات ہے، آئی جی پنجاب کو اگر تمغہ دینا چاہیے تو تحریک انصاف کو دینا چاہیے۔ ان کے ساتھ بڑا بھلا کیا، ان کے کارکنوں کو بڑا تگڑا کر دیا، ان کی جماعت کو بڑا مضبوط کر دیا، اور ایسے نظریاتی کارکن دے دیے تحریک انصاف کو جو لمبے عرصے تک اس کا اثاثہ بن کر رہیں گے۔ جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، جو ڈنڈے کھا لیتے ہیں، جو آنسو گیس سہ لیتے ہیں، جو کسی نہ کسی تکلیف سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ اس پارٹی کا اثاثہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا پاکستان میں، پھر لوگ اس پارٹی کو چھوڑتے نہیں کہ ہم نے اس کے لیے مار کھائی، ہم اس کو کیوں چھوڑیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اس میں ایک فائدہ ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی۔ ایک اور چیز قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خبر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا کے ساتھ جو ہوا اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، لیکن قاضی صاحب انٹرسٹڈ ہیں ان تمام صحافیوں کے کیسز کے اندر جو صحافی عمران خان صاحب کے دور کے اندر 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے میکسیمم زیر عتاب رہے۔ یعنی وہ بات کرتے ہیں ان صحافیوں کے لیے جن کو چند گھنٹے کے لیے غائب کیا گیا یا اٹھایا گیا، وہ بات کرتے ہیں ان صحافیوں کے لیے جن کو مقدمہ درج کر کے ایک مقدمے کے اندر گرفتار کیا گیا، وہ بات کرتے ہیں ان صحافیوں کے لیے جن کے اوپر ایک مرتبہ حملہ کیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا، اور وہ سارے صحافی یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی وہ عمران خان نے نہیں کی، بلکہ وہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ تو قاضی صاحب اس دور کے سارے کیسز نکال کر پھر عدالت کے اندر بار بار پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کس کے دور کا کیس ہے، تو بتایا جاتا ہے جی عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے۔ تو اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ جی کل کی بات کوئی نہیں یاد رکھنا چاہتا، آج کی بات سارے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ آج ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، آپ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے۔ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اگر انہوں نے کمزوری دکھائی اور اپنے دور میں انصاف نہیں دے پائے تو آج آپ بھی کمزوری دکھا رہے ہیں اور اپنے دور میں میڈیا کو انصاف نہیں دے پا رہے۔ آپ بھی صرف ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں عمران خان صاحب کے دور میں ہونے والی چیزوں کو صرف ہائی لائٹ کر کے ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دور میں ہونے والا ظلم اور جبر اس کا عشر اشیر بھی نہیں تھا جو ظلم اور جبر آپ کے دور میں ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ لیکن آپ کی توجہ ان کیسز کی جانب ہے، میں کیونکہ میڈیا کا حصہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں، اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ میں یہ کہوں کہ قاضی صاحب آپ کے دور کے اندر ہونے والا جو ظلم ہے صحافیوں کے اوپر یا میڈیا کے اوپر، یا جو زبانبندی میڈیا آج فیس کر رہا ہے، ایسی پہلے کبھی نہیں تھی۔ لیکن آپ کی توجہ آج کے اوپر بالکل نہیں ہے، آپ آج اس ظلم کے اوپر بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ بہرحال قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک عدالت آپ کی ہے، ایک عدالت میرے اللہ رب العزت کی ہے، میرے اللہ رب العزت کی عدالت ہے۔ اس عدالت سے ساروں کو ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اس عدالت کے اندر آپ جب پیش ہوں گے قاضی فائد عیسیٰ صاحب، تو میں اور آپ اللہ کے 2 بندوں کے طور پہ پیش ہوں گے، اور جو باقی صحافی پیش ہوں گے یا جو لوگ جن کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی آپ ہی کی حیثیت کے لوگ ہوں گے جب وہاں پہ پیش ہوں گے۔ وہاں پہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے، وہاں پہ آپ کو کوئی الگ امیونٹی حاصل نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی بھی آپ کا گریبان پکڑ سکے گا۔ تو اس عدالت کو بالکل مت بھولیے، آپ کی عدالت
आज है, आपकी अदालत हमेशा नहीं रहेगी। मेरे रब की अदालत हमेशा रहेगी और वो अदालत लगने वाली है, वहाँ सबको जवाब देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे इंसाफ, ना कीजिए, हम इंतज़ार करेंगे उस अदालत का और वो अदालत लगेगी। इसी बुनियाद पे मैं मुस्कुराता रहता हूँ, इसी बुनियाद पे मैं खुश रहता हूँ। और मुझे परेशान और दुखी देखने की ख्वाहिश लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं इसी वजह से मुस्कुराता हूँ कि मेरा रब ऊपर बैठा हुआ है, वो बहुत ताकतवर है, सारा इख्तियार उसके पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है, वही सब्र और हिम्मत और हौसला देता है, वही समझ देता है, वही अल्फाज को ज़बान तक आने में मदद देता है। वो मेरा अल्लाह फैसला करेगा कि किसके दौर में इंसाफ हुआ और किसके दौर में नाइंसाफ़ी हुई, और किसने मुनसिफ की सीट के ऊपर बैठकर इंसाफ दिया और किसने नाइंसाफ़ी की। मेरा अल्लाह है ना, उसकी अदालत है, वहाँ भी एक फ़ैसला होगा। अब आ जाए जनाब, एक और ख़बर है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है। इसमें मुल्क के अंदर जो टैक्स चोरी हो रहा है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। और वो ख़बर ये कह रही है कि मुख्तलिफ शोबा जात में मजमूई तौर पर 5,800 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। और ये FBR ने इसके लिए कोई पॉलिसी अब बनाई है। उम्मीद करते हैं कि चोरी पाकिस्तान में रुक जाएगी। सिर्फ सेल टैक्स की मद में सालाना तकरीबन 2,900 अरब रुपए की, यानी 3,000 अरब रुपए की लगभग चोरी सिर्फ सेल टैक्स की मद में हो जाती है। और फिर चीज़ों को कंप्यूटराइज करना भी नहीं चाहते। ये मुल्क टेक्नोलॉजी से इसीलिए भागता है कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सारे कारोबार हैं और वो नहीं चाहते कि उनको कारोबार के ऊपर टैक्स देना पड़े। और वही लोग आकर असेंबलियों में बैठ जाते हैं और फिर वो तब्दीली नहीं आने देते। तो इस तरह जो एक एलीट है पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर रही है, जब तक आप उनको लगाम नहीं डालेंगे, उनको टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। अलीम खान साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मुझे इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये बात बताई थी, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 और लोगों ने भी ये बात बताई थी, मुझे ये बात बताई थी इमरान इस्माइल साहब ने भी, कि अलीम खान साहब चाहते हैं कि लाहौर में एक ग्रीन एरिया है वो ब्राउन हो जाए, और वो ये चाहते हैं कि रूडा के साथ जो कोई ज़मीन का उनका तनाज़ा चल रहा था वो उनको मिल जाए। लिहाजा उनको 11,000 कनाल ज़मीन का NOC जारी हो गया है। अलीम खान साहब ने जिस काम के लिए इतनी मेहनत की, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दुश्मनी की, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके खिलाफ लोगों को जाकर मिले और सबको राज़ी किया कि इमरान खान के साथ गद्दारी करो और उसकी हुकूमत को गिराओ, ये जो कुछ भी उन्होंने किया उसका जो कैश है, जो उसका रिवॉर्ड है, वो अलीम खान साहब को मिल गया है। 11,000 कनाल ज़मीन का NOC उनको मिल गया, जो इमरान खान साहब के दौर में, जब अलीम खान साहब खुद वज़ीर थे, तब उनको नहीं मिल सका था। और इस NOC को अब जारी कर दिया गया। इमरान खान साहब पहले ही कहते रहे हैं कि यही काम करना चाहते थे और मैं नहीं होने दे रहा था, इस वजह से मुखालफत की उन्होंने। बहरहाल अब उनका ये काम हो गया है। अब ये लाहौर की सबसे बड़ी सोसाइटी बन गई है, रिहायशी मनसूबा बन गया है। फौजी अदालतों के ऊपर भी अभी अदालत के अंदर एक केस चल रहा है, ज़रा इसकी तफसीलात आ जाएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी और बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ये खबर अमेरिका से आई है और मुझे बहुत दुख हुआ है इस खबर को पढ़ने के बाद। गज़ा में फ़लस्तीनी ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के मुनज़्ज़म मंसूबे का इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं किया, ये खुद इसराइलियों ने किया है, इसराइली फ़ौज ने किया है, उनके अपने ओहदेदार ने किया है। गज़ा में इसराइली फ़ौजियों की जानिब से जो फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं उनको पहले पकड़ के उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। मुसलमान ख़वातीन हैं, रमज़ान का महीना है, आसपास सारे मुसलमान मुल्क हैं, और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। अब ये गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको, और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जनरल आमिर अवीवी ने अमेरिका में इसराइल की फ़लस्तीन से मुताल्लिक अथॉरिटी के इंचार्ज को मीटिंग के दौरान ब्रीफिंग में बताया कि हमारे फ़ौजी और सिपाही मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल कर रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इसराइली जनरल के सामने गज़ा में फ़लस्तीनी ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मामला उठाया तो जनरल आमिर अवीवी ने घिनौने मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। उसने कहा जी हम जानबूझ के ये कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ वो जुल्म और जबर कर रहे हैं, ख़वातीन की बेहुरमती कर रहे हैं, फिर उन्हें कत्ल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एतराफ़ करके मुसलमान हुक्मरानों के मुँह पर तमाचा भी मार रहे हैं। पूरी दुनिया के आलमी सतह के ऊपर जितने भी लीडर्स हैं, चाहे मुसलमान हैं चाहे कोई भी हैं, वो सबको चैलेंज भी कर रहे हैं साथ ही साथ कि जनाब ये हम कर रहे हैं, जो करना कर लो, और इसके बावजूद कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। बहरहाल एक खबर इस हवाले से मौजूद है कि अब जंग बंदी के लिए दोबारा से, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर में शायद, क्योंकि मंडे था तो वहाँ रात, जब हमारे रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो
जब आप इसको सुन रहे होंगे वीलॉग को, तब तक तो हो गया होगा। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है कि दोबारा से मुस्तकिल जंग बंदी के लिए एक करारदाद पेश की जा रही है। पहले जो आर्जी तौर पे थी उसको मुस्तरद कर दिया था चीन ने और रूस ने, फिर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दोबारा तैयार की है। अब मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ कैदियों के तबादले के लिए भी बातचीत हुई है और फ़लस्तीन जो हमास हैं उनके और इसराइल के बीच में ये बातचीत हो रही है और 40 कैदियों के बदले में 700 कैदी रिहा करने का ऑफ़र जो है वो अब तक सामने आया है कि 40 बंदे इसराइल के रिहा किए जाएंगे, उनके बदले में 700 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे इसराइल की जानिब से। और एक इसराइली खातून है, उसके बदले में 7 फ़लस्तीनी ऐसे रिहा किए जाएंगे जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन जंग बंदी अभी तक नहीं हो पाई। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों शहीद हो रहे हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 32,200 के करीब फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं और ये नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसराइल जो कर रहा है वो एक मुल्क है और उसकी सपोर्ट के अंदर अगर कुछ मुल्क मौजूद हैं तो वो भी चंद मुल्क हैं। लेकिन आलमी सतह के ऊपर खामोशी और अक़वाम मुत्तहिदा की लगातार खामोशी और नाकामी वो ये बता रही है कि दुनिया में मामलात को हल करने के लिए जो फोरम मौजूद हैं ये बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं और अब दुनिया को दोबारा सर जोड़कर बैठना पड़ेगा ताकि आलमी मसाइल के हल के लिए कोई पायदार फोरम बनाया जा सके जहाँ पे मसाइल हल हों। अब ये इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उसका असर ही नहीं है, वो मौसर ही नहीं रहे। अगर मौसर होते तो 6 माह के बावजूद, अभी तक खून बह रहा है गुज़िश्ता 6 माह से, अब तक कुछ ना कुछ कर चुके होते। लेकिन बदकिस्मती अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।